इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 15 संविधान का निर्माण भाग 7। इसमें हम जानेंगे, अंतिम टॉपिक ही है यह, राष्ट्र की भाषा, मतलब राज्य की भाषा नहीं, राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए इसके ऊपर। तो अलग अलग राष्ट्र की, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं होती है। तो उस समय अपने भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी हुआ और अंग्रेजी को भी किया गया, दो भाषा चला। और राज्य भाषा अलग अलग राज्य में जिस तरह अलग अलग भाषा बोला जाता था वो उस राज्य की भाषा हो गई। तो ये बातें खत्म। अब यहाँ पर देखते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या बहस हुआ था। आप संविधान पढ़ोगे तो 345-46 के बाद से ले लो तो 10-15 से लेकर 25 तक आपको केवल भाषा पर ही अनुच्छेद मिलने वाले हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले ये हरा देख ले क्या, इसी को नहीं, पहले इसको शुरुआत करते हैं। जब एक देश के विभिन्न भागों में, जब एक देश के अलग अलग जगहों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं या दूसरे से जुड़ सकते हैं, जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस चला, लगातार कई महीनों तक भाषण चला, कई बार काफी तनातनी पैदा भी हो गई थी। भैया बड़ा टॉपिक था ना ये, इसलिए। अब यहां पर जानिए ये ब्लू वाला, राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृति निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू होनी चाहिए। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए, अलग अलग क्षेत्र से भाषा को उधार लेकर, शब्द का उधार लेकर विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकता है। इस प्रकार हम बात कर लेंगे तो हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ फैली होनी चाहिए और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए, जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समूचे को अभिव्यक्ति दे सके, मतलब हर किसी को समझ बुझ की पहचान दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बोध लेना देशभक्त की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। इस बात को यहाँ पर साफ साफ बोला जाता है। हरिजन सेवक 12 अक्टूबर 1947 ये इसको बोला गया था। अब अपने पाठ पर वापिस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर थे तो 30 के दशक तक, मतलब 1930, तो 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी भाषा को दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हरेक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। सब लोग हिंदुस्तानी भाषा जानते थे, आज हिंदुस्तानी को हिंदी कर दिया गया है। और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए, अलग अलग प्रकार के शब्द जुड़ते गए और उससे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे थे। महात्मा गांधी को लगता था कि बहुसांस्कृतिक भाषा, मतलब बहुत ज्यादा बोला जाने वाला भाषा, तो बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। ऐसा भाषा जो हर कोई बोल सकता है। आज हिंदी हर कोई बोल सकता है। वह हिंदुओं और मुसलमानों को उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। ऐसा भाषा का इजाद हम लोगों को करना था, तो हिंदी भाषा का इजाद हम लोगों ने कर लिया।
जरूरत पड़ने के बाद तो गधों को बाप बनाना पड़ता है। तो भाषा क्या बात थी। चलिए आगे जानते हैं। ये तो कहावत है। मतलब लेकिन 19वीं सदी के आखिर से, मतलब ये आजादी का समय जब आ रहा था तब, तो वहां से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। हिंदुस्तानी भाषा धीरे धीरे हर किसी को समझ में आने लगा था। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रहे थे। एक तरफ तो फारसी, यहाँ पर देखो फारसी में पूरा दो आकार दिया गया है, तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब फारसी और अरबी भाषा को हटाकर उर्दू और हिंदी को मिलाकर हिंदी को ही संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश चल रही थी कि हर कोई समझ सकता है। दूसरी तरफ की बात कर लेंगे तो उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होते जा रही थी। लगातार फारसी होते जा रहे थे वो लोग। आज फारसी बोलने वाले भी अपने देश में हैं। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। आज भाषा के आधार पर कौन कौन सा है मैं बताता हूं आपको। जम्मू कश्मीर, वहां का भाषा अलग है। उत्तराखंड भाषा अलग है लेकिन हिंदी मान्य है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसका भाषा अलग है लेकिन हिंदी मान्य है। पंजाब में क्या पंजाबी बोला जाता है। राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणी, लेकिन फिर भी सब भाषा हिंदी लोग बोलते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बिहार ये भोजपुरी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार भोजपुरी बोलते हैं। बांग्लादेश वाले बांग्ला भाषा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। अरुणाचल वाला उधर का आसामी भाषा बोलते हैं। आप इधर महाराष्ट्र में चले जाओ, मराठी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में जाओ तो हिंदी, वहां पर मथाई भाषा भी चलती है। मतलब भोजपुरी हिंदी को मिलाकर वहां पर बोला जाता है। अब बहुत सुंदर बोलते हैं, काका हमरो काम कर दी हला तुम्ही, तू ही। इस तरह, मतलब वो देखो महाराष्ट्र से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, झारखंड से जुड़ा है, ओडिशा से जुड़ा है। इसलिए उसको चारों प्रकार का भाषा ये बोल सकते हैं, मिलाकर बोलते हैं। अच्छा लगता है और बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं। हर भाषा सुंदर होता ही है। आप आंध्र प्रदेश में जाओ, वहां पर तेलुगु चलता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा, कर्नाटक में कर्नाटक में जाओगे तो आपको वहां पर कन्नड़ भाषा समझ में आएगा। और केरल में जाओगे आप उधर तो आपको संस्कृत सुनने को मिलेगा। कर्नाटक और केरल में आज भी आपको संस्कृत भाषा मिलेगा, संस्कृत। गोवा में जाओ तो वहां पर फारसी बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा हैं। अब चलिए हम फिर से अपने पाठ पर आते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। मतलब नतीजा यह हुआ कि भाषा के आधार पर धार्मिक पहचान की राजनीतिक हिस्सा भी बनी और भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य भी बना। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कभी कम नहीं हुई थी। वो जानते थे कि यही भाषा हमको चाहिए, तुम कुछ भी कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी की हिमायत अब यहां से चालू होती है। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरबी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण, समझना यहाँ पर, कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटवार कहकर किया। मतलब यहाँ पर पलटवार कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य के पात्र नहीं हैं। इसलिए जो इस सभा में बैठना चाहते हैं, हिंदी सीख कराओ। इसलिए संविधान सभा में अंग्रेजी हिंदी धड़ल्ले से लोग बोलते थे, धड़ल्ले से, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के अधीन रहते थे तो पूरा लिख बोलने आता था। अरे भैया, जो पढ़ा लिखा था वो तो बोलबे करेगा। आज के जमाने में पढ़ा लिखा लोगों से भी बात करने ए करने लगते हैं बोलते बोलते। तो ऐसे बातों का तो हमें देखने को आम भाषा में मिल जाता है। तो चलिए, वो सदस्य के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। ऐसा कौन बोला? तो आरबी धुलेकर ने बोला, याद रहेगा। जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहते।
हिंदी में भाषण दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा कि भैया भाषा क्या होगा। सदस्यों को उत्तेजित करता रहा, ये होगा ये होगा ये होगा, बस उत्तेजित ही रह गया। आगे हम देखते हैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को, कब 12 सितंबर 1947 को राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। फिर कुछ ना कुछ बोले होंगे तो तूफान खड़ा हुआ होगा। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। संविधान सभा का जो समिति था वो एक रिपोर्ट पेश किया था। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गई गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। मतलब ये जो हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच में जो ये गतिरोध हो रहा था, इनको तोड़ने का एक फार्मूला इनके पास लग चुका था। अब होगा कोई फार्मूला, आप यहाँ पर देखो। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। मतलब हिंदुस्तानी को छोड़ दो, देवनागरी भाषा में जो हिंदी लिखी गई है वह भारत की राजकीय भाषा होगी। परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। क्यों? समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ में नहीं। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, 15 साल तक अंग्रेजी रहेगा, उसके बाद हिंदी का देखा जाएगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। मतलब कोई भी अपना क्षेत्रीय भाषा चुन सकता है, प्रत्येक प्रांत को अपना अधिकार है। तो सब लोगों ने अपना अपना भाषा चुन लिया कि भैया हमारा सारा कानून वगैरह सब इसी भाषा में होगा, अंग्रेजी भी हम माने रखेंगे, अंग्रेजी भी हम देखेंगे। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बजाय राज्य भाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। मतलब अंग्रेजी हमारा केंद्र भाषा, हिंदी भी केंद्र भाषा, लेकिन राजकीय भाषा में हिंदी आ जाएगा। आज भारत के अधिकतर हिस्से में हिंदी हर किसी को बोलने आता है, अंग्रेजी हर किसी को बोलने आता है। कोई नहीं भी जानता है तो पता है कि आई एम गोइंग टू ईटिंग, कुछ वो तो लोग बोल सकते हैं ना भैया। हम खाना खाने जा रहे हैं, अब बांग्ला हम खाना खाने जाबो, ऐसे लोग बोलते हैं। आप महाराष्ट्र में चल जाओ, वहां पर भी बोलेंगे हम खाना खाए जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। आप राजस्थान में जाओ, खाइसे का खाना। तो इस प्रकार की भाषा लोग बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जबान के अनुसार अलग अलग भाषा का शब्द भी बदल जाता है। धुलेकर बीच बचाव की एक ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। मतलब बीच बचाव के ऐसी बातों को यहाँ पर रख दिया जाए तो जो आरबी धुलेकर थे कहते थे बात हम नहीं मानेंगे, हम राजी नहीं होंगे, तू कुछ वो कर ले, हम राजी नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ, वे चाहते थे कि हिंदी को राज्य भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। राज्य भाषा केवल नहीं, राष्ट्रीय भाषा भी हम उसको घोषित कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है, और हिंदी को किसी पर थोपा नहीं जा रहा था, सीखने के लिए कहा जा रहा था। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राजकीय भाषा बनाना चाहते थे। उनको धुलेकर ने धो डाला। अरे भैया तेरे को धोएंगे हम, रुक जा, घबरा मत। उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को ही आगे राष्ट्र भाषा बोलने के लिए बोल दिया कि नहीं यही होगा। इसी बात पर गर्मा गर्मी बहस हुआ। महोदय, इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा, मतलब इस बात पर हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा कि हिंदी को देश की
राज्य भाषा घोषित कर दिया गया है। हम बहुत खुश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मतलब इलाके का। तो यहाँ पर आगे देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई, मतलब एक तरीके राहत दिया गया कि भैया चल तू राज्य में खुश रहो, केंद्र में अलग बातें चलेंगी। लेकिन फिर बाद में केंद्र में हिंदी को लाया गया। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। ऐतिहासिक प्रक्रिया मतलब अपने इस पूरे वाद विवाद की एक प्रक्रिया है, परिणति है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर बोली जा रही थी। अनेकों प्रकार की बातें बोला जाता है, ये सब आम बात होती है। तो बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के बात कहने के अंदाज से काफी परेशानी हो रही थी। जब कोई मोर्चा लगाकर बोलता है ना तो बहुत लोग छटपटा जाते हैं, वही हाल था यहाँ पे। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था। वो बोले कि इस तरीके के बात करके मेरे विचारों में आप अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धुलेकर ने धोना थोड़े छोड़ेंगे। धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात जारी रखा है। अरे धोएंगे रे तेरे को, हम सबको धोएंगे। यहाँ पर हिंदी का बात है भैया, हिंदी को हम लाएंगे। आज हिंदी आने वाला है पूरा बढ़िया तरीके से, हर चीज में हिंदी का इस्तेमाल होगा, अच्छी बात है। वर्चस्व का भय 5.2। अब वर्चस्व का भय क्या था? धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास के सदस्य मतलब जो चेन्नई के लोग थे, श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, भैया उनका भी कुछ ना बात होगा, वो भी शांत थोड़े बैठेंगी। तो वो भी यहाँ पर बोलती हैं कि अध्यक्ष महोदय, किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, मतलब महोदय अभी हाल तक भारत के राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ या हो गलत हुआ हो, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रस्ताव को रोकने की लड़ाई है। सही है, लेकिन ठीक तरीके से हिंदी को लागू किया गया, इसीलिए झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ। मतलब देखो, राज्य की भाषा अलग कर दिया गया, राष्ट्र की भाषा अलग कर दिया गया। राज्य की भाषा अपना चुन लो, राष्ट्र की भाषा में दूगो, हिंदी और क्या चीज, हिंदी और अंग्रेजी। और सबको बोला गया तुम अंग्रेजी सीख, हिंदी सीख, तभी जाकर अपना देश एक दूसरे से मिल पाएगा। इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। आगे बोला जाता है, श्रीमती दुर्गाबाई ने, क्या नाम था, कहाँ के थी? मद्रास की, चेन्नई की। तो श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। विरोधियों का यह मानना है कि संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई। तो ये सब बारे में अलग अलग बातें यहाँ पर की गई थी। मतलब ये श्रीमती दुर्गाबाई ने कहा। अब इस सब का क्या नतीजा निकला है, दुर्गाबाई ने पूछा। सदी के शुरुआती सालों में, ये जो सदी मतलब सदन जो आजादी के बाद, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, जिस उमंग से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूं, मतलब सोच रही हूं कि ये आक्रमण क्यों हो रहा है, ये आक्रामकता क्यों आ रही है। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी। मतलब हिंदुस्तानी भाषा को
जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा है। उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द को उसे निकाला जा रहा है। सही बात है, क्षेत्रीय भाषा क्या है उसको हटाओ, हिंदी को लाओ जो सब समझ सकते हैं। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से भिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। मतलब साफ साफ यहाँ बताया जाता है कि क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को उससे निकाला जा रहा है, नहीं निकाला गया है। आज भी हिंदी में हम बोलते हैं, अपने इलाके में भोजपुरी में बोलते हैं सरका, मतलब कहीं हट जाइए, थोड़ा हट जाइए। महाराष्ट्र में बोलते हैं अरे भाऊ जरा सरका ना तुम्हें। तो ये बातें क्या है? हम लोग तो वही भाषा बोलते हैं जो मिलाकर बोला जा रहा है, कुछ नया तो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे मन में ये अंधविश्वास भर दिया जा गया था उस समय कि अलग अलग प्रकार की गलतफहमियां हमारे मन में हो जाया करती थी। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, कदम से कदम मिलाएंगे ये बेचैनी, ये भय भी खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती जा रही थी, जैसे जैसे बहस होते जा रहा था, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना का आह्वान किया था। समायोजन हो और एक समानता के भाव यहाँ पर आ गई। बंबई के एक सदस्य जिसका नाम था श्री शंकर राव देव ने कहा था कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, हिंदुस्तानी भाषा ही बोला जाएगा। परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो जाए। मतलब आपको ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसके वजह से हमारे भीतर संदेह पैदा हो जाए और मेरी आकांक्षाओं को बल मिले। आकांक्षाओं मतलब क्या? संदेह उठता है तो क्या हम जो मन में होता है उसको उतार देते हैं, भड़ास निकाल देते हैं। मद्रास के मतलब चेन्नई के श्री टी.ए. रामलिंगम चेटियार, क्या नाम था? श्री टी.ए. रामलिंगम चेटियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ सावधानी पूर्वक किया जाए। मतलब ये साफ था, करो लेकिन सावधानी पूर्वक करो। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो मतलब झगड़ा झंझट बहस करके काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों के भय निराधार हो, भय बिना मतलब का हो, बिना कारण का हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी करवाहट रह जाएगी। तो इस बात को भी सामने रखा गया, करवाहट खत्म करनी है, हमें अपना बात को सामने रख कर पेश करवाना है। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए। मतलब हम जब साथ रहना चाहते हैं तो हमारे बीच में समानता होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए जो हम सब बोल सकते हैं, गले लगा सकते हैं उस भाषा को, और लोगों पर चीजें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार से बातें यहाँ पर बोलते हुए इस पाठ को खत्म किया गया। यहाँ पर निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है आप यहाँ पर देखिए। निष्कर्षतः देखा जाए यहाँ पर तो भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना था। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब तक बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच की जमीन तैयार की, मतलब दो विचारों के बीच की जमीन तैयार कर ली थी। परंतु हम यहाँ पर बात करेंगे तो संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफी हद तक सहमति थी। ऐसे ही होगा। यह सहमति जो थी प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्रों में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे कई चरणों में गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले
पुरुषों के ही दिए गए थे। फिर पढ़े लिखे पुरुषों को दिया गया, विशेष वर्ग में शामिल किया गया उन लोगों को दिया गया। लंबे और कटु संघर्ष के बाद श्रमिक और किसान वर्गों को, पुरुषों को मताधिकार मिला था। ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और लंबे संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था, मतलब हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण मतलब कारण था कि धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया जाएगा, धर्म से ऊपर। संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन परंतु संविधान और समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भ में उनके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया जाएगा। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया था। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ोगे तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। संविधान और शैक्षिक अधिकार आपको अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में मिलेगा, एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 यहाँ पर मिलेगा, 19 में भी मिलेगा। राज्य ने सभी धर्मों के प्रति सामान्य व्यवहार की गारंटी दी। उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की और अपने स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी थी। अनिवार्य धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया। सरकार ने रोजगार में जो धार्मिक भेदभाव थी उसको अवैध ठहराकर, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के जरिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई थी। इस वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लगा दी गई और इस कारण से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन किए गए थे। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा था। मतलब भारतीय राजनीति धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं हो पाया था। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की थी, मतलब जरूरत के अनुसार एक फासला। संविधान सभा के विवादों से, कहाँ पे, संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आता है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाजें उठी और कैसे कैसे मांगे लगाई गई थी। ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनके जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया था। परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भ के मुताबिक बदला गया। इसके अलावा ऐसा भी हुआ था कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्ष में हुए चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। 3 साल की चर्चा में अपना विचार भी बदल डाले सभा के सदस्य ने। समझो कि क्या महत्वपूर्ण वो चर्चाएं हो रही थी। कुछ सदस्य ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया और सब मिल गए। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही थी देखते देखते सब विचार बदल डाले। राजेंद्र प्रसाद जी सभापति, और ये कौन क्या दे रहे हैं यहाँ पर समझना। संविधान सौंपते हुए BR अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए सामने दिख रहे हैं। संविधान कहाँ है, आप नीचे टेबल पर देख सकते हो संविधान। तो ये सब यहाँ पर सफलताएं और क्या बोलते हैं, एक दूसरे से बधाई लेते हुए, अरे प्रभु हमें तो मिल गया अब अपना संविधान। देखो पीछे एक मोछ वाला सिपाही है, कितना मुस्कुरा रहा है, उसको भी खुशी है भैया। अब यहाँ पर काल रेखा खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 26 जुलाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। दिसंबर जनवरी भारत में आम चुनाव हुआ। 26 जुलाई मतलब 1945 में ही। 1946 में 26 मई कैबिनेट मिशन अपने संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून
मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है? तो भैया हमारा अलग चाहिए। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक, इन लोगों का अलग ही बात था। 1946 2 सितंबर कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है, जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति अभी तक भारत में 8 ही हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो पाए हैं। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है कि भैया हम सरकार में शामिल हो जाएंगे। और 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता है। 9 दिसंबर संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1947 की बात आ जाती है तो 29 जनवरी मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त 1947 जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्वतंत्रता, कराची में जश्न, ये बात था। 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि भारत में स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था। 1949 दिसंबर संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया गया। संविधान पूर्ण तरीके से तैयार हो चुका था। यहाँ पर अपना अब उत्तर दीजिए, लगभग 100 से 150 शब्दों में। आसान है। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? आप ऊपर पढ़े हो, आसानी से इस बात को बता सकते हो। इसी भाग में भैया आसानी से बताओ ना जी। ये लॉन्ग आंसर जो है, देखो क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? पाठ के अंदर से। दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न वाद्यों, विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। अलग अलग बातों में दलित के लिए क्या क्या बात हो रहा था, उस पर आप चर्चा कीजिए ना जी। अब 300 क्या 500 1000 शब्दों में लिख सकते हैं अगर चर्चा करना चालू कर देंगे तो। यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे बुक में, ठीक है। आपको जो भी संदेह है, डाउट है, बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।